हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग सही होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम धार दे रहे होंगे। एकदम आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। इसी क्रम में आप पढ़ते रहिए। हम लोग पिछले वीडियो में संविधान की चर्चा कर रहे थे। संविधान की कड़ी में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी तक आपको बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा किया था, उसके साथ साथ मैं संविधान का भाग 1 और भाग 2 की चर्चा कर चुका हूँ। आज संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार होता क्या है, ये अधिकार क्या चीजें हैं। मौलिक तो अलग का इशू हुआ, अधिकार क्या है, भारत में क्या अधिकार हैं, मानव होने के नाते व्यक्ति को कौन सा अधिकार दिया गया है। इन सब पहलुओं पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई भी आप एग्जाम दें उसमें आप 100% सफल होंगे। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहली बात देखिएगा क्या होगा, कहीं आप कंफ्यूज मत होइएगा। मौलिक अधिकार को कहीं कहीं मूल अधिकार लिखा रहता है। ठीक, तो वहां पे आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य होता है, मूल अधिकार, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मौलिक अधिकार को कहीं कहीं पे मूल अधिकार भी लिखा रहता है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट। अब अधिकार की बात करें तो मूल का अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कैसे अधिकार? ऐसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हो, उस प्रकार के अधिकार को मौलिक अधिकार, जिसे भारत का संविधान हमारा विशेष संरक्षण देता है। तब आपका प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार आपके संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार आपके संविधान के किस भाग में है? तो आपके संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। एक प्रश्न आपका यहां से बन गया। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को लिया कहां से गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। एक प्रश्न और इस पे बनता है कि मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो मौलिक अधिकार में आपके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकार में है। तो एक बार फिर से देखिएगा, मौलिक अधिकार में किस भाग में दिया गया है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न सीधे सीधे, चाहे पीसीएस का एग्जाम दें आप, चाहे आईएएस में भी आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया गया है। आप वनडे एग्जाम में देखिए, कोई भी एसएससी का देखिए, पीसीएस, यूपी पुलिस का देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम देखिए, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन बनना चालू हो गए हैं। तब मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार में सीधी बात कही गई है, मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारोों से है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। कैसे विकास? भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, जिसे भारत का संविधान विशेष संरक्षण देता है। तो आइए हम देखते हैं भौतिक और नैतिक विकास क्या होता है। व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास। भौतिक विकास क्या है? भौतिक विकास का मतलब है जिससे व्यक्ति के सांसारिक जीवन में उन्नति होती हो। नैतिक विकास से तात्पर्य है जो व्यक्ति मानसिक रूप से श्रेष्ठ बन सके, गुणी बन सके, उसका मतलब क्या होता है? नैतिक विकास। भौतिक का मतलब क्या है? व्यक्ति की सांसारिक जीवन की उन्नति की बात करता है। सांसारिक जीवन की उन्नति। नैतिक विकास का क्या है? व्यक्ति मानसिक रूप से श्रेष्ठ बन सके, मानसिक रूप से श्रेष्ठ बन सके। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भौतिक विकास का तात्पर्य है, भौतिक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति की सांसारिक जीवन की उन्नति होनी चाहिए। नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है? मानसिक रूप से व्यक्ति श्रेष्ठ बन सके, गुणी बन सके, ठीक, जिससे उसकी हर चीजों के बारे में समझने की क्षमता बन सके, उसे हम क्या बोलेंगे? मानसिक विकास कहेंगे। तो प्रश्न पूछा जाएगा, मौलिक अधिकार व्यक्ति के किस प्रकार के विकास की बात करता है? तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास की बात करता है। फिर प्रश्न बनता है कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। संविधान में कौन सी ऐसी बातें दी गई हैं जो संविधान का संरक्षण करती हैं? तो आइए देखते हैं।
संरक्षण। कैसा संरक्षण देता है मौलिक अधिकार? तो पहला हम देखते हैं, इसका उल्लंघन होने पे, उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जा सकता है। आर्टिकल 32 में लिखा गया है ये चीजें। ठीक, मैंने बोला कि हमारा संविधान किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। तो पहली बात क्या उभर के आती है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यह अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम अगली बात करते हैं, और संविधान किस प्रकार संरक्षण देता है। इसमें संशोधन विशेष प्रकार से होता है। ठीक, दूसरी बात क्या उभर के आती है, मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन होने की बात होती है तो इसमें संशोधन विशेष प्रकार की बहुमत से होगा। विशेष प्रकार की बहुमत क्या होती है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक, कैसी बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो आधे से कम न हो। कहने का तात्पर्य है कि आपके सदन में जिस दिन ये बात होगी, बहुमत की बात, जितने सदस्य उपस्थित हैं और कितने मतदान कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत अगर रहेगा तो उस प्रकार की बहुमत को हम क्या बोलते हैं, विशेष प्रकार की बहुमत बोलते हैं। ठीक, तीसरी बात ये क्या होता है, इसका निलंबन विशेष प्रक्रिया से होता है। ठीक, मौलिक अधिकार जो हैं इनका निलंबन कैसे होता है, एक विशेष प्रक्रिया दी गई है। तो जैसे हम आगे आर्टिकल में चर्चा करेंगे वहां आपको बताएंगे कि इसका संशोधन कैसे होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हम संरक्षण की बात कर लें, लेकिन मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है, हम विशेषताओं की भी चर्चा करते हैं। पहली विशेषता इसकी क्या है, ये देखते हैं। मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं असीमित या निरपेक्ष नहीं है। हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, वो आपको एक सीमा में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अधिकार दिए हैं सीमा से बाहर असीमित होकर मिलेंगे। तो क्या कहना है यहाँ पे, मौलिक अधिकार हमारे असीमित या निरपेक्ष नहीं है। दूसरी पॉइंट आपकी क्या उभर कर आती है, यह प्रवर्तनीय हैं, वाद योग्य और न्याय योग्य हैं। ठीक, यह पॉइंट कहने का मतलब है प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, न्याय योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और आप वहां पे अपनी याचिका दीजिए, जिससे आपके मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को फिर से लागू कराया जाएगा, जिस प्रक्रिया में आपके संविधान में दी गई है। ठीक, तो मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय का मतलब लागू किए जा सकते हैं, वाद योग्य है, न्याय योग्य है। ठीक, तीसरा पॉइंट आइए हम देखते हैं क्या है इसका, मौलिक अधिकारों का स्वरूप। इसका स्वरूप नकारात्मक है, नकारात्मक है। ठीक, प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक क्यों है। तो आइए हम देखते हैं। नकारात्मक कहने का मतलब होता है
कि मौलिक अधिकार में जो कुछ दिया गया है इसमें बताया गया है कि ये चीज नहीं करना है, इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या करना है। मौलिक अधिकार जितने दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि आपको यह चीज निषेध है, ये काम नहीं करना है। इस वजह से कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। आपको 3 पॉइंट निकल के आए, एक असीमित या निरपेक्ष नहीं है, प्रवर्तनीय या वाद योग्य है, और स्वरूप इसका नकारात्मक है। एक पॉइंट और इसमें आता है कि मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार जो हैं आप भारत के नागरिकों को यानी हम लोगों को प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ नागरिकों को तथा कुछ मौलिक अधिकार आपके नागरिक प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, नागरिक प्लस विदेशी दोनों को। ठीक, तो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपके केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपके नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपके, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा नागरिकों को, यहाँ पे नागरिक प्लस विदेशी वाले हो जाएंगे। तो अनुच्छेद की हम बात करें, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह जो आपके आर्टिकल है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी व्यक्ति आएंगे तो उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये आर्टिकल हैं क्या, 15, 16, 19, 29, 30। हम मौलिक अधिकार में चर्चा कर रहे हैं, मौलिक अधिकार के आर्टिकल यही हैं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अब आइए, कुछ जो अधिकार हैं आपके विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, तो कौन कौन से अधिकार हैं, तो कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 14 हो गया आपका, 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, 25 हो गया। ठीक, और ऐसे अधिकार हैं जो कि विदेशी नागरिकों को और भारतीय नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। आपको याद करने वाली कौन सी पॉइंट है, ए पॉइंट। प्रश्न यहीं से बनते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो जो आपके केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं उतना तो जानते रहिए, उसके बाद जो अधिकार हैं सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो आपको ये पॉइंट यहां से निकल कर आगे आता है। फिर आइए इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैंने आपको विशेषता बताया, मौलिक अधिकार क्या हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मूल संविधान में हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में आपके कितने हैं, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न यहीं से बनता है कि मूल संविधान में हमारे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान में हमारे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। फिर एक प्रश्न बनता है वर्तमान हमारा जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो आपको आगे हम बताते हैं, लेकिन पहले यहां देखते हैं कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 7। ठीक, एक संशोधन आता है, 44वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आता है, जिसके तहत मौलिक अधिकार से आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको, संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था पहले 44 संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया, अधिकार हटा दिया गया। फिर एक प्रश्न बनता है, अगर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो यह डाला कहाँ गया, किस अनुच्छेद में चला गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका चला गया भाग 12 में, भाग 12 में चला गया। ठीक, तो प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन
कब हुआ था, यानी मौलिक अधिकार जो कम हुए थे किस संशोधन अधिनियम द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया था, उसे भाग 12 में डाल दिया गया। आर्टिकल क्या था? अनुच्छेद 300A। ठीक, अब उसके बाद एक और संशोधन होता है आपके मूल संविधान में, यानी मौलिक अधिकार में संशोधन हो रहा है। यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार में जो संशोधन होता है, एक होता है 86 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या होता है? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार। ठीक, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आता है आपके मौलिक अधिकार में, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत? यह जोड़ा गया है आपका अनुच्छेद 21A के तहत। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे 21 से इस प्रकार लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा 21 आर्टिकल 8, ऐसा नहीं है आपका, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। मैं आपको पिछले वीडियो में विस्तृत बताया था कैसे लिखना है, तो आपको केवल लिखना है 21A, इस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आता है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है और उसे भाग 12 अनुच्छेद 300A में डाला जाता है। उसके बाद एक संशोधन आता है जिसे आप लोग 86 अमेंडमेंट कहते हैं। यह संविधान संशोधन 2002 में आता है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा जाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 से संविधान के भाग 3 में क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। तब वर्तमान में आप देख रहे होंगे एक हटा तो एक जुड़ गया, तो आपके वर्तमान में 7 होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में आपके 7 नहीं है। वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार केवल 6 हैं। ठीक, क्योंकि इसे जो है अलग से नहीं बनाया गया, केवल उसे अनुच्छेद 21 में 21A करके जोड़ दिया गया है। ठीक, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में आपके 6 हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं कितने हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, तो हैं कौन कौन से। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक, प्रश्न यही बनता है कि वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार? पहला हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। फिर प्रश्न पूछता है, पहला हमारा है समानता का अधिकार, चलिए यहाँ ठीक है, लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद आपके समानता के अधिकार में आते हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, कितने आर्टिकल? 1, 2, 3, 4, 5। समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल आए आपके? 5 आए। दूसरा जो आपका अधिकार है मौलिक अधिकार, वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 19, 20, 21, 21 से 22 है। फिर तीसरा हमारा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक, आपने देखा
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25, 26, 27 और 28 में है। उसके बाद आपका जो अधिकार आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। अगला आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक, वर्तमान में हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में है। फिर हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21, 21 से 22 में है। उसके बाद हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपका 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है। प्रश्न 2 प्रकार से यहाँ पे बनते हैं। एक तो पूछेगा आपके क्रम से लगाइए, क्रम से लगाइए तो यानी पहले स्थान पे आपका आएगा समानता आएगा, दूसरे पे स्वतंत्रता, तीसरे पे शोषण, चौथे पे धार्मिक, पांचवें पे क्या आएगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक, छठे नंबर पे आएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर अनुच्छेद के हिसाब से पूछा जाएगा, अभी इन सब आर्टिकल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, हम 12 से लेके 35 तक सभी अनुच्छेदों की चर्चा एक एक करके करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देखा, अब एक एक आर्टिकल करके हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। ठीक, कौन राज्य की परिभाषा में क्या आएगा? संसद से लेके आपके एकदम न्यूनतम स्तर तक जो भी सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी होगा वो किसमें आएगा? आपके परिभाषा में। किसकी परिभाषा? संविधान परिभाषा में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, संघ की संसद और सरकार आएगी आपकी, प्रांत का विधानमंडल और सरकार आएगा, यानी इसमें जितने भी लोग संघ की संसद में हैं, ठीक, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ठीक, किसी के भी हो, इसी प्रकार से आपके विधानमंडल में है। स्थानीय प्राधिकारी में क्या है? नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के जितने भी कर्मचारी हैं सब क्या होंगे? राज्य की परिभाषा में आएंगे। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 13 कहता है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, संसद क्या करती है ये, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या संशोधित करता हो। ठीक, तो यहाँ पे संशोधन की बात आती है कि आर्टिकल 13 में संशोधन की बात क्या है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या संशोधित करता हो। तब प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर मौलिक अधिकार में और चर्चा उठती है कि मौलिक अधिकार में कितने लोगों ने संशोधन के बारे में बोला है, ठीक, कितनी बार संशोधन हुआ है, किस किस ईयर में हुआ है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, ठीक, तो आइए मौलिक अधिकार में मैंने देखा कि आर्टिकल 13 में कहा गया है मौलिक अधिकार में संशोधनीय है कि नहीं है। तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है कि या नहीं हो सकता है। तो इसमें एक वाद आता है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में आता है, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक, प्रश्न बनता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकार में संशोधन की बात किस वाद में कही गई थी? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में पहली बात की गई थी।
उसके बाद एक वाद आता है 1965 में, जिस वाद का नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। फिर एक वाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इसमें कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो इसने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। इसी में भूतलक्षी विधायन का सिद्धांत दिया गया था। किसमें दिया गया था? आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। इसमें भूतलक्षी विधायन का कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भूतलक्षी विधायन किसमें दिया गया था? पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत, भूतलक्षी विधायन का सिद्धांत, पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत। ठीक, तो किसमें दिया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। फिर अब भारत संविधान में एक संशोधन होता है जिसे कहते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? किसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13 अर्थात मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। ठीक, फिर एक प्रश्न बनता है, यानी एक वाद आता है जिसका नाम है केशवानंद। सबसे फेमस यही है, इस पर सबसे ज्यादा वनडे एग्जामों में प्रश्न बनता है कि किस वाद में कहा गया मूल ढांचे का सिद्धांत। ये आपका मूल ढांचा है। मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में कहा गया है? तो केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि आपके मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, तथा इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इसमें कहा गया उसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कि जहां जहां मूल ढांचा पाया जाएगा वहां पर संशोधन नहीं होगा। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्या वाद आता है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस वाद में कहा गया कि जो केशवानंद भारती के मामले में कहा गया है, यानी जो निर्णय दिया गया उस निर्णय में ये बात भी आपका सही है कि संशोधन हो सकता है। इसी निर्णय को इसमें भी डायरेक्ट कॉपी किया गया। ठीक, तो अभी इस बार जो आपका 2021 का पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से प्रश्न डायरेक्ट उठाया था कि सीरियल में बताना था आपको क्रम वाइज कि कौन सा क्रम पहले हुआ था, यानी कौन सा वाद पहले आया। तो आप देख रहे होंगे डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें कि वर्तमान स्थिति क्या है आपकी मौलिक अधिकारों की। तो वर्तमान स्थिति आपके है मौलिक अधिकारों में कि मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है। ठीक, दूसरा बात क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत कहने का मतलब है दूसरे प्रकार की विशेष बहुमत, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साथ साथ जो सदस्य कम से कम आधे न हो, यानी आधे से अधिक सदस्य उसमें आए हों, और जो सदस्य मतदान कर रहे हैं वो कम से कम 2/3 हों जो उपस्थित सदस्य हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है मौलिक अधिकारों में कि जो ये संशोधन हो रहा है, अगर इसमें कहीं मूल ढांचा पाया जाता है तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। ठीक, आप समझ पाए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आज हम लोग वीडियो में यहां तक रखते हैं। अगला वीडियो में अगले पार्ट में हम लोग जो आर्टिकल आपकी 14 से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।